हेलो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऊप्स एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग आल्सो। ये दोनों टॉपिक आपके सिलेबस में तो एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर भी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो हम लोग इनको भी डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वैसे भी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है ऊप्स का। ऊप्स जो है आपका, वो एग्जैक्टली कहाँ से क्या आया, तो इन जनरल बात करें हम लोग, तो किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं या मल्टीपल टाइप की लैंग्वेजेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, डॉट नेट है, तो दीज आर नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एज वेल एज फंक्शन ओरिएंटेड। अलग अलग लैंग्वेजेस हमारे पास हैं, लेकिन सिंपल हम बात करें तो देखिए, सी की केवल बात करो आप, तो सी आपकी जो है वो फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। वहां पर जो है आप जो भी फंक्शंस हैं उन्हें आप डिजाइन करते हैं, आप उन्हें कॉल करते हैं, आप उन्हें यूज करते हैं। फिर हमारे पास सी प्लस प्लस आई, जो दोनों कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है, फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा या डॉट नेट की हम बात करते हैं तो वो आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में आती हैं। वहां पे हम लोग फंक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते। तो पाइथन की यदि हम लोग बात करें तो पाइथन आपकी इन जनरल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। आप यहाँ पे कोई फंक्शंस नहीं बनाते हैं, जस्ट राइट योर स्टेटमेंट एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। लेकिन आप याद कीजिए, डेफ कीवर्ड की हेल्प से हम लोगों ने फंक्शंस भी बनाए हैं। तो पाइथन आपका दोनों टाइप की प्रोग्रामिंग मेथड को सपोर्ट करता है, फंक्शन ओरिएंटेड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जैसे सी प्लस प्लस में भी दोनों मेथड्स अवेलेबल हैं। तो यदि आप प्लेन स्क्रिप्टिंग फॉर्म में लैंग्वेज लिख रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। आप फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं तो आप इसको फंक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। और यदि आप इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो वो फीचर और फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ एग्जैक्टली व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, यदि हम जनरल बात करें, क्योंकि फंक्शन ओरिएंटेड वगैरह तो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वी ऑलरेडी नोज दैट। तो देखिए, फंक्शन ओरिएंटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया। वो आपका बहुत पहले से चला आ रहा है कि भाई हम लोग काम करते हैं तो दैट इज अ फंक्शन। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट क्या है, वो क्या है, देखिए, इन दिस वर्ल्ड ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। आप हैं, मैं हूं, ये कंप्यूटर जिस पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मोबाइल है आपका, ईच एंड एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वही काम परफॉर्म करता है, यानी मेरा काम मैं करूंगा, आपका काम आप करेंगे, मोबाइल का काम मोबाइल करेगा। और जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट मिलकर काम करते हैं तो एक सिस्टम डेवलप होता है, और उस सिस्टम को हम रियल लाइफ की किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो जिस तरीके का रियल लाइफ में हमारा सिस्टम है, यदि वही सिस्टम हमारा प्रोग्रामिंग में हो तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग करना बहुत आसान हो जाएगा। और ऐसे ही केस को हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में किसी भी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग इन पाइथन। Python is both object oriented and functional oriented. It supports object oriented programming paradigms, allowing you to define classes, create objects, and use inheritance, encapsulation, and polymorphism. However, it also supports functional programming concepts such as class, normal functions, lambda functions, map, filter, etc. etc. तो अब जनरल बात करें हम लोग, तो वो दो तरीके की लैंग्वेज हमारे पास आ गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज और फंक्शनल प्रोग्रामिंग। जब हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ऑलरेडी आप लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो वहां हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है क्लास का। व्हाट इज एग्जैक्टली क्लास? तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट मींस रियल लाइफ एंटिटी। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, हैव यू सीन एनी एनिमल? आप कहेंगे सर यस, डॉग है, कैट है, टाइगर है, एलिफेंट है। तो डॉग, कैट, टाइगर, एलिफेंट देखे ना, एनिमल कहां देखा है? तो फिर एनिमल क्या है? एनिमल है उनकी कैटेगरी। एनिमल इज द क्लास। तो एनिमल इज अ क्लास, दैट मींस क्लासिफिकेशन। आपने बहुत सारे सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग की और उस ग्रुप का क्लासिफिकेशन कर दिया, दैट इज नोन एज क्लास। अब मान लीजिए मेरे पास 4-5 मोबाइल है, तो मैं उन्हें मोबाइल ही तो कहूंगा, उन्हें एनिमल थोड़ी कह दूंगा। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपने ग्रुप किया, उन सबको आपने मोबाइल कह दिया। तो एग्जैक्टली क्लास क्या है? क्लास इज अ classification of what? Classification of similar type of objects, and which contains what? Properties and functions, जैसे कि एनिमल की फीचर्स, हाइट है, वेट है, कलर है, क्या है? एनिमल की फीचर है ना? पर इसकी वैल्यू हर एक के लिए अलग अलग हो सकती है।
डॉग के लिए अलग, कैट के लिए अलग। ऐसे ही एनिमल क्या करता है, वो उसकी फंक्शनिंग है। स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, कोर्स है, वो उसकी फीचर्स है। वो करता क्या है, वो उसकी फंक्शनिंग है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमारे पास आती है क्लास ऑब्जेक्ट्स। वो कॉन्सेप्ट हमारा रिप्रेजेंट करता है एनकैप्सुलेशन को, इसके अलावा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारी फीचर्स हम लोग ओप्स में यूज करते हैं। तो क्लास की बात जैसे मैंने बताई, व्हाट इज एग्जैक्टली अ क्लास? तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। It defines the attributes यानी data और properties and methods that object of that class will have. For example, जैसे कार हो गई आपके पास, तो कार के attributes हो गए कलर, मेक, मॉडल, और मेथड होगा जैसे स्टार्ट है, ड्राइव है ना। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट रियल लाइफ एंटिटी है, दैट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास। ठीक है ना, तो दैट इज नोन एज ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट हम लोग प्रोग्रामिंग से ही देखते हैं, जल्दी समझ में आएगा आपको। ठीक है ना, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है पाइथन में। लेट्स स्टार्ट द आइडियली। We have a class keyword to define the class in Python. Use let animal and then colon block आप define करेंगे। और फिलहाल हमने इसको पास कर दिया है, दैट मीन्स कि अभी हम इसमें कुछ नहीं लिख रहे हैं। ओके, तो ये आपके पास एनिमल एक क्लास क्रिएट हो गई। अब आप कहेंगे सर इसमें प्रॉपर्टीज तो है नहीं, तो पहले पाइथन की फीचर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए पाइथन में इसको सेव कर लिया मैंने प्रोग्राम को। अब हमने कहा डॉग, ध्यान से देखना आप, इक्वल टू न्यू एनिमल। ये जो तरीका है ये आप लिखते हैं कहां पर? ये आपका तरीका होता है जावा में या फिर C#.NET में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। लेकिन हम लोग जो पाइथन में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट मेथड है। पाइथन में सिंपल आपको लिखना, न्यू कीवर्ड यूज नहीं होता है। तो न्यू कीवर्ड आपको यूज नहीं करना, आप जस्ट राइट दिस वन, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया डॉग। नाउ कैट और टाइगर। अब आप कहेंगे सर इसमें प्रॉपर्टीज तो है नहीं। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एग्जैक्टली जो पाइथन है वो डायनामिक प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है, तो हम डायनामिक भी यूज कर सकते हैं। तो पहले उसी कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। लेट डॉग डॉट हाइट सपोज 10, कैट डॉट हाइट 3, टाइगर डॉट हाइट 20। तो 3 ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, क्लास मैंने डिफाइन करी, क्लासिफिकेशन किया मैंने एनिमल, उनकी प्रॉपर्टीज अभी नहीं बताई है। हमने 3 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे, डॉग कैट टाइगर। डॉग की हाइट हमने बताई है 10, कैट की हाइट, टाइगर की हाइट। इसी तरीके से डॉग डॉट कलर, लेट ब्लैक, कैट डॉट कलर व्हाइट, एंड देन टाइगर डॉट कलर येलो। अब आपने यदि इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराए, सिंपल आप लिख दो डॉग। देखो आंसर क्या आ रहा है, रन कराओ इस प्रोग्राम को। इसमें आ गया मेन एनिमल ऑब्जेक्ट, बस ऑब्जेक्ट आ गया। तो आप किसी से ये थोड़ी पूछेंगे, जैसे स्टूडेंट आपके सामने है तो आप उससे क्या पूछेंगे, भाई तू कौन? नहीं ना, ऑड लगता है। तो आप उससे पूछेंगे रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, कोर्स क्या, प्रॉपर्टीज डिस्प्ले कराई जाएंगी। तो हम ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले नहीं कराएंगे, हम कहेंगे डॉग की हाइट बताइए और डॉग का कलर बताइए। हमने प्रिंट में एक साथ लिख लिया है ना, कॉमा लगा के। इसी तरीके से कैट की हाइट, कैट का कलर, टाइगर की हाइट और टाइगर का कलर। रन इट दिस प्रोग्राम, चेक द आउटपुट। देखिए आ गया 10 ब्लैक, 3 व्हाइट एंड 20 येलो। ये आउटपुट इस प्रोग्राम का आपका आ गया। तो यहां पर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और उसकी प्रॉपर्टीज आपने पहले से नहीं बताई हैं। प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपने रन टाइम पे दी हैं, जैसे हाइट है, कलर है, और इस तरीके से और भी प्रॉपर्टीज आप दे सकते हैं।
तो कितनी भी प्रॉपर्टीज आप देते चले जाइए, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी एनिमल से रिलेटेड हो जाएंगी। तो पाइथन डायनामिक प्रॉपर्टीज को सपोर्ट करता है। पर आप कहेंगे सर नहीं, प्रॉपर्टीज को हम लोग फिक्स करना चाहें तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो तब आप यहां जाएंगे और यहां पर यदि मैं C++ या जावा या डॉटनेट लैंग्वेज की बात करूं, तो हम वहां पे हम लोग कुछ ऐसे लिख देते हैं डॉग की प्रॉपर्टी हो गई हाइट। लेकिन यदि पाइथन के सिंटेक्स की बात करो तो हाइट व्हाट, हाइट क्या है, हाइट तो यहाँ कोई डेटा टाइप तो होती नहीं बेटा, तो यहाँ तो वेरिएबल लोगे तो उसे आपको वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, है ना। तो पाइथन इसके लिए क्या कहता है कि आप ऐसे केस में कंस्ट्रक्टर यूज कीजिए। नाउ व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? तो कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। इसको आप लिखेंगे ऐसे, डेफ दो अंडरस्कोर इनिट दो अंडरस्कोर। देखो मैं केवल यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाऊंगा पहले आपको, बस मैंने ये लिखा है कंस्ट्रक्टर और कुछ नहीं लिखा। अब इस एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट बनाइए। अब हमने एनिमल ब्लॉक के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो इसलिए हमने पास नहीं लिखा है। नाउ डॉग इक्वल टू एनिमल एंड कैट इक्वल टू एनिमल, एग्जीक्यूट इट। देखो क्या हुआ, एनिमल टेक्स 0 आर्गुमेंट, यस। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने एक आर्गुमेंट पास करना कंपलसरी है, जबकि मैं तो यहाँ बेटा कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, आप इसमें कोई भी पैरामीटर पास कर दीजिए, फिलहाल ABC कुछ भी। अभी मैं इसको प्रॉपर लैंग्वेज में ले आऊंगा, लेकिन इन जनरल बात करें तो देखिए मेरा आउटपुट आ गया और आउटपुट में मेरा कंस्ट्रक्टर डिस्प्ले हुआ 2 टाइम्स। अब मैं यदि आपकी लैंग्वेज में बात करूं तो देखिए मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। इसमें एक पैरामीटर पास किया है, पैरामीटर का नाम हमने A ले लिया, X ले लिया, ABC ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब ये आपका एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एक तरीके से ये फंक्शन है, फंक्शन में पैरामीटर पास हो रहा है, फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, पर मैं तो इस फंक्शन को कहीं कॉल नहीं कर रहा। तो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस? दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। इट विल एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब आप यहाँ पे एनिमल लिख रहे हैं तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। और यहाँ आपने एनिमल लिखा तो भी क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हो रहा है, एनिमल क्लास का। तो जब एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो ये कंस्ट्रक्टर अपने आप एग्जीक्यूट हो रहा है। पाइथन कहता है कि जब मैं किसी भी क्लास के फंक्शन को या कंस्ट्रक्टर को, क्लास के अंदर हम अभी फंक्शन भी बनाएंगे, कॉल करूंगा तो मैं उसमें अपने आप को पास कर दूंगा, अपने आप को यानी ऑब्जेक्ट को पास कर देता है। तो जनरली यहाँ पे पहला पैरामीटर हमेशा एक होता है, चाहे फंक्शन हो या कंस्ट्रक्टर, उसमें एक पैरामीटर हमेशा पास किया जाता है। वैसे आप इसे कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि, लेकिन मैंने कहा कि अपने आप को पास करता है, तो हम लोग जनरली उसे नाम दे देते हैं सेल्फ। तो हम लोग उसका नाम सेल्फ रख देते हैं। तो सेल्फ का मतलब है अपने आप को ही वो पास कर रहा है। अब यहां पर हम देखिए प्रॉपर्टीज को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। हमने कहा हाइट। अब किसकी हाइट? तो यहां ध्यान से सुनना, इसने क्या किया, हमने कहा डॉग इक्वल टू एनिमल, तो यहां इस समय सेल्फ का मतलब डॉग है बेटा। अब पिछले प्रोग्राम में मैंने क्या लिखा था, डॉग डॉट हाइट, तो यहां लिख दो सेल्फ डॉट हाइट। सेल्फ डॉट कलर। अब हमने एक कैट का भी ऑब्जेक्ट बनाया, तो अब उसमें एक इशू आ गया। जब मैंने ये पहला स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट पे फोकस करो जो मैंने मार्क किया है, डॉग इक्वल टू एनिमल, तो उस क्लास के अंदर यानी क्लास एनिमल के अंदर सेल्फ का मतलब हुआ डॉग, तो डॉग की हाइट 10 और डॉग का कलर ब्लैक। अब यदि मैं कैट की बात करूं तो वहां भी आपने कॉल किया, तो कंस्ट्रक्टर वहां भी एग्जीक्यूट हुआ, अपने आप चलता है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के एग्जीक्यूट होते ही कैट की भी हाइट 10 हो गई और कैट का भी कलर ब्लैक हो गया। यहां पर अब आप इसे जरा प्रिंट कराइए, डॉग का डॉग डॉट हाइट, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने प्रिंट कराया था अभी, और डॉग डॉट कलर। सिमिलरली कैट, रन इट।
देखिए क्या हुआ, 10 ब्लैक 10 ब्लैक, हम तो चाहेंगे अलग अलग आंसर आए, कैट की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो उस केस में अब आप क्या करेंगे, यहां पे कुछ पैरामीटर्स ले लेंगे, लेट एच एंड सी, जिसे आप लोग कहते हैं फंक्शन में पैरामीटर पास करना। मैंने एच इसको असाइन कर दिया, सी इसको असाइन कर दिया। अब यदि इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जिसको मैं कह रहा हूं कंस्ट्रक्टर, तो सेल्फ तो वो अपने आप पास करेगा, तो हाइट और कलर आपको पास करने पड़ेंगे। अब आप बताएंगे डॉग को क्रिएट करते समय उसकी हाइट कितनी है, लेट 10, उसका कलर क्या है, ब्लैक। ऐसे ही कैट का हाइट कितनी है, 4, कलर क्या है आपका, सपोज करो व्हाइट। सेम विद टाइगर, हाइट कितनी है उसकी 20, कलर इज येलो। तीनों को प्रिंट कराइए। देखो आउटपुट अब 10 ब्लैक 4 व्हाइट 20 येलो, अलग अलग वैल्यूज आ गई। एग्जैक्टली जब आपने 10 ब्लैक यहाँ पे किया तो उसने सेल्फ में डॉग तो अपने आप पास कर दिया, और एच और सी आपने पास करा तो एच में वैल्यू आ गई 10 और ये आ गया सी में ब्लैक। तो ये किसको असाइन हो गया, सेल्फ, पहले मतलब डॉग, तो डॉग की हाइट हो गई 10 और डॉग का कलर हो गया ब्लैक। जब आपने सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ये 4 और व्हाइट आपने पास किया, तो ये आ गई एच और सी में, सेल्फ उसने अपने आप पास कर दिया। तो यहाँ पे हो गया कैट का हाइट हो गई 4, कैट का कलर हो गया आपका व्हाइट, सिमिलरली फॉर टाइगर, और ये आपके आउटपुट आ गए। अब यहां पर मुझे ये काम 3 बार करना पड़ रहा है ना, तो हम लोग इसे प्रिंट करने के लिए भी थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। हम इसमें एक फंक्शन बना लेते हैं, प्रिंट डिटेल्स। सेल्फ तो पास करेंगे ही आप, क्योंकि जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो उसे अपने आप को तो पास करेगा ही करेगा। अब मैंने यहाँ पे कहा सेल्फ डॉट हाइट और सेल्फ डॉट कलर। अब नीचे से ये डिलीट कर दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। एनिमल में 10 आपने पास किया, ब्लैक पास किया, तो सेल्फ तो अपने आप डॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी हाइट उसका कलर सेट हो गया, डॉट नोटेशन से प्रॉपर्टीज आ गई। अब प्रिंट डिटेल्स पे आ जाइए, तो यदि मैंने लिखा डॉग डॉट प्रिंट डिटेल्स, तो आई एम जस्ट कॉलिंग द फंक्शन, तो ये ऑटोमेटिकली डॉग को इसमें सेल्फ में पास कर देगा। तो इंटरनली क्या लिख रहे हैं आप, सेल्फ डॉट हाइट, यानी आप लिख रहे हैं डॉग डॉट हाइट एंड डॉग डॉट कलर। सिमिलरली इफ आई एम राइटिंग कैट डॉट हाइट एंड टाइगर डॉट प्रिंट डिटेल फंक्शन आपने कॉल किया, तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, कैट डॉट प्रिंट डिटेल्स, सेम कैट की हाइट कैट का कलर, और टाइगर डॉट प्रिंट डिटेल्स में हो गया टाइगर की हाइट टाइगर का कलर। चेक इट, देखो ये आउटपुट आ गया 10 ब्लैक 4 व्हाइट 20 येलो। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। डॉग कैट टाइगर बेटा हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, किस क्लास के, एनिमल क्लास के। उसमें एक कंस्ट्रक्टर है, इनिट कंस्ट्रक्टर है हमारा, जो जनरली प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। आप कोई और भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, इफ लिख सकते हैं, लूप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और प्रिंट डिटेल हमने एक फंक्शन लिया है जिसमें हमने उसकी डिटेल्स को प्रिंट कराया है, लेकिन हम लोग किसी और पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं इसे। फॉर एग्जाम्पल, अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, let we have a circle. Now here we have radius, so self dot radius equal to r। अब हमने एक फंक्शन कैलकुलेट किया है यहाँ पे, एरिया। सेल्फ इसमें पास कर दिया, बेटा एरिया याद करो कैसे कैलकुलेट होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो हमने कहा a इक्वल टू पाई, मैं मैनुअली वैल्यू लिख रहा हूँ, वैसे मैथ लाइब्रेरी हम यूज कर सकते हैं, 3.1415 पाई आर स्क्वायर। तो आर आपके पास है रेडियस में, है ना, सेल्फ डॉट रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो इसकी पावर 2 लेनी है, तो आप डबल एस्टेरिक पाइथन में लगा सकते हैं। ये आपका आर स्क्वायर हो गया, एरिया आ गया। हमने कहा प्रिंट
एरिया इक्वल टू ए। अब आप यहाँ पे मल्टीपल सर्कल्स क्रिएट कीजिए। फर्स्ट सर्कल हमने क्रिएट किया ऑफ रेडियस 4, सेकेंड सर्कल हमने क्रिएट किया ऑफ रेडियस 6.3। फर्स्ट का हमें एरिया चाहिए, जस्ट कॉल इट। T2 का एरिया चाहिए, जस्ट कॉल इट, एंड यू विल गेट 50 पॉइंट समथिंग, 124 पॉइंट समथिंग, दीज आर द एरिया। तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। C1 C2 हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए, रियल लाइफ एंटिटी एंड इंस्टांसेस या ऑब्जेक्ट्स, और सर्कल जो है आपके यहाँ पे क्लास है जिसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर लिया है और एक एरिया फंक्शन लिया है। आप अपनी क्लास में कंस्ट्रक्टर एक ही लेंगे, कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा फिक्स होगा, डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर। सेल्फ सभी में पास किया जाएगा, चाहे कितने भी आप फंक्शन डिफाइन करें। और इस क्लास में आप कितने भी फंक्शन आप ले सकते हैं। एक फंक्शन और बना लीजिए, लेट पैरामीटर या सरकमफ्रेंस, है ना, बस पी आर हमने नाम दे दिया। 2 पाई आर आपको पता ही है, 2 इंटू पाई इंटू रेडियस। प्रिंट पैरामीटर इक्वल टू पी। अब आपको यदि इनका एरिया चाहिए तो आप एरिया कॉल कर लीजिए, और यदि पैरामीटर चाहिए तो जस्ट कॉल द पैरामीटर फंक्शन, वी हैव PER। ये आ गए हमारे पास, पैरामीटर्स आ गए इनके, सरकमफ्रेंस। तो आप ना इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो क्लास होगी, क्लास में हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी, प्रॉपर्टीज को कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करेंगे, और साथ में हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट वन और मल्टीपल फंक्शंस को डिफाइन करेंगे जहां पे आप कोई भी वर्किंग कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द क्लास। अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो हाउ टू डिफाइन क्लासेस इन पाइथन, जस्ट यूज क्लास कीवर्ड। सिटी इक्वल टू दिल्ली, दिस इज यूजलेस फॉर अस, है ना, ये फिक्स वैल्यू हो जाएगी आपकी। देन सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट एज, डिस्प्ले फंक्शन एक बना लिया हमने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये यूज करेंगे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम लोग क्लास की बात करते हैं तो क्लास इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का एक हमारे पास टाइप हो गई, ठीक है ना। तो क्लास को हमने डिफाइन किया, और ऑब्जेक्ट को ध्यान से सुनना। क्लास इज अ क्लासिफिकेशन और कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स which contains properties and functions. नाउ जब हम लोग oops की बात करते हैं तो हम लोगों की पहली प्रॉपर्टी होती है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा को बाइंड करना, जैसे कैप्सूल होता है बेटा। तो कैप्सूल में आपके पास क्या क्या है, कैप्सूल में आपके पास बहुत सारे सॉल्ट है ना, लेकिन आप परचेज क्या करते हो, कैप्सूल। पेमेंट भी किसका करते हो, कैप्सूल का। तो सेम है, तो क्लास है, आपने अभी ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने क्लास का बनाया, तो यूज किसे कर रहे हो, यूज तो आप प्रॉपर्टीज को और फंक्शन को कर रहे हो। तो फिर क्लास क्या कर रही है, क्लास उनको एक जगह एनकैप्सुलेट कर रही है, बाइंड कर रही है। दिस इज नोन ए डेटा बाइंडिंग या डेटा बंडलिंग। तो जो क्लास है वो एग्जैक्टली आपकी पहली फीचर को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज नोन एज एनकैप्सुलेशन, refers to the bundling of data and attributes and methods that operate on the data in a single unit, which is called a class. The internal state of an object is typically hidden from the outside world, and access to it is controlled through methods. This helps in preventing direct manipulation of data and ensures data integrity. Now what is exactly inheritance? तो इनहेरिटेंस पहले हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद बात करें तो बेटर रहेगा। देखिए, इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टीपल क्लासेस से रिलेटेड है बेटा। तो हम लोग पहले मल्टीपल क्लासेस की यदि बात करें तो देखो, एक मेरे पास क्लास है पर्सन, और एक क्लास है स्टूडेंट, और एक क्लास है एम्प्लॉय। ध्यान से सुनना। तो मेरे पास स्टूडेंट जो है उस क्लास के अंदर दो फीचर हैं, एक है रोल नंबर, या और सिंपल कर लो नेम एंड कोर्स। और एम्प्लॉय के अंदर क्या फीचर है मेरे पास, एम्प्लॉय के अंदर फीचर है नेम एंड सेल्फ। अब ध्यान से सुनना, इनहेरिटेंस जो है ऐसा नहीं है कि कोई भी क्लास किसी को भी इनहेरिट कर लेगी। इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है। पाइथन में हम डिटेल में यदि उसको समझे तो थोड़ा सा मुश्किल होगी, उसके लिए प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज स्टडी की जाए तो समझना आसान होता है। लेकिन मैं एक जनरल बात करूंगा बेटा कि क्लास ए है एक आपके पास और एक क्लास बी है। तो यदि क्लास बी ए को इनहेरिट करे तो ए के सारी फीचर्स बी को मिल जाएंगी।
मैं रिपीट कर रहा हूं, पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिपीट कर रहा हूं, यदि क्लास बी ए को इनहेरिट करे तो ए की सारी फीचर्स बी को मिल जाएंगी, यानी बी में भी वो फीचर्स होंगी। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट इज दिस, यदि वो फीचर्स बी में मेरे पास हैं तो मैं बी में यूज कर सकता हूं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, इज अ रिलेशन देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ए बी को इनहेरिट करेगा, बी ए को, प्रॉपरली आप पहले समझेंगे। जैसे स्टूडेंट इज अ पर्सन, यस, तो स्टूडेंट पर्सन को इनहेरिट कर सकता है। एम्प्लॉय इज अ पर्सन, यस, तो एम्प्लॉय पर्सन को इनहेरिट कर सकता है। लेकिन हर पर्सन स्टूडेंट नहीं होता, तो आप स्टूडेंट के अंदर तो पर्सन इनहेरिट कर सकते हो, पर पर्सन के अंदर स्टूडेंट को नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा आप लॉजिकल स्ट्रक्चर पे ध्यान देना। तो इनमें कॉमन फीचर क्या है, इन दोनों में कॉमन फीचर है आपकी नेम। तो हम लोग नेम पर्सन से रिलेट कर देंगे और यहां से रिमूव कर देंगे। अब यदि मैं स्टूडेंट के अंदर पर्सन को इनहेरिट करूं, ध्यान से सुनना, स्टूडेंट के अंदर यदि मैं पर्सन को इनहेरिट करूं तो मुझे पर्सन की जो फीचर है नेम, वो स्टूडेंट में भी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट में मेरी दो फीचर हो गई, नेम एंड कोर्स। सिमिलरली एम्प्लॉय में आ जाओ, एम्प्लॉय में सैलरी है, एम्प्लॉय में भी यदि मैं पर्सन को इनहेरिट करूं तो एम्प्लॉय में भी मुझे नेम मिल जाएगा जो पर्सन की फीचर है। तो एम्प्लॉय में मेरी दो फीचर हो गई, नेम और सैलरी। तो अब मुझे फायदा ये मिला, नेम मुझे एक ही जगह डिफाइन करना पड़ा, मल्टीपल जगह डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो इनहेरिटेंस मुझे ये फायदा देता है, इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म बाय विच वन क्लास कैन एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। The class that is being inherited from is called the base class। जिस क्लास को आप इनहेरिट कर रहे हैं वो बेस क्लास कहलाती है या सुपर क्लास, और जो इनहेरिट कर रही है उसे डेराइव क्लास या सब क्लास कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कोड रीयूजेबिलिटी की फीचर को हमें प्रमोट करता है। कोड को हमने एक जगह लिखा, 10 जगह हमने यूज कर लिया। हायरार्किकल रिलेशनशिप होती है, ये कभी मत भूलना। आज क्या शुरू करते हैं, एग्जांपल, एक क्लास बनाइए पर्सन, है ना, इसमें हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, अब बनाना ही पड़ेगा बेटा। init 2 times underscore init 2 times underscore self, और नेम के लिए हमने ले लिया nm। नाउ self dot name equal to nm। अब ये क्लास हमारी कंप्लीट हो गई। एक क्लास क्रिएट कीजिए स्टूडेंट। अब मैं चाहता हूं कि इसमें पर्सन को इनहेरिट कर लूं, तो बस आप यहां ब्रैकेट में आप पर्सन लिख दीजिए। इससे क्या हुआ, ध्यान से सुनना, मैंने स्टूडेंट क्लास के अंदर कुछ और नहीं लिखा है, प्रोग्राम मैंने रन किया, देखो कोई भी एरर नहीं आ रही है प्रोग्राम में। लेकिन खास बात क्या है, अब आपकी जो स्टूडेंट क्लास है उसने पर्सन को इनहेरिट किया, तो जो नेम है आपके पास वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे चेक करें एक बार, है ना, स्टूडेंट इक्वल टू दिस, देखो कोई एरर नहीं है। किसने कहा नेम तो पास करो, अरे नेम कहां से आ गया, मैं नेम कहां से लेके आऊं, मैं तो पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूं, है ना। तो ये कहता है जी स्टूडेंट तभी तो होगा जब पर्सन होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, स्टूडेंट तभी तो होगा जब पर्सन होगा। अब यदि मैं यहाँ पे सपोज करो रवि लिख दूं, तो देखो कोई एरर नहीं है। तो कहता है जी स्टूडेंट का नाम आपने बताया रवि, अब आप यदि प्रिंट कराएं एस डॉट नेम, तो ये रवि आ गया, हियर इट इज। पर मैंने तो यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया स्टूडेंट क्लास के अंदर, मैंने तो कोई प्रॉपर्टी नहीं ली। तो एग्जैक्टली स्टूडेंट में आपने जब पर्सन को इनहेरिट किया तो जो नेम प्रॉपर्टी थी वो अपने आप स्टूडेंट में आ गई। हम लोग अब इसमें एक और प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं। क्या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं हम इसमें लेना चाहते हैं एक तो कॉलेज, है ना, या कोर्स, कुछ भी ले लो। तो एक एनएम हो गया, एक कोर्स हो गया, सी का। तो अब यहां पे आपने लिखा सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू एन एंड सेल्फ डॉट कोर्स इक्वल टू सी। बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे जरा इस कोड को, इसे बस इतना लिख के ही रन करो, कोई एरर नहीं है। अब स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाओ, उसमें पास करो नेम रवि, कोर्स बीटेक, एंड चेक द आउटपुट। आउटपुट तो अभी हमने डिस्प्ले नहीं कराया। प्रिंट एस डॉट नेम एंड एस डॉट कोर्स।
देखो बेटा क्या आउटपुट आया, रवि एंड बीटा का आउटपुट आ गया। नेम कहां से आया इसके पास, कोर्स तो मैंने बताया हुआ है इसे, ये रहा नेम, इसको एग्जैक्टली मिला है इससे, पर्सन से, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप एक क्लास और बना लीजिए, इसमें भी आप एक डेफिनेशन दे दीजिए डिस्प्ले। सेल्फ, यहां हम क्या डिस्प्ले करेंगे, यहां हम डिस्प्ले करेंगे प्रिंट नेम इक्वल टू सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट कोर्स। और एस डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लीजिए। देखिए नेम और कोर्स आपका डिस्प्ले हो गया। इसी तरीके से अब एक क्लास और बना लीजिए, दैट एम्प्लॉय, जिसने किसे इनहेरिट किया, पर्सन को, तो पर्सन हो गई आपकी बेस क्लास या सुपर क्लास। इसमें भी आप एक कंस्ट्रक्टर बनाइए, इसमें सेल्फ, देन नेम तो रहेगा ही रहेगा बेटा, लेकिन कोर्स की जगह इसमें आ गया सैलरी, एस कह देते हैं उसे हम। नेम तो हमारा एन ही रहा, और साथ में आ गई सैलरी एस। यहां पर भी एक डिस्प्ले फंक्शन बनाओ, डिस्प्ले का मतलब डिस्प्ले ही होता है ना, लेकिन जिसकी वर्किंग होगी उसकी वर्किंग अपने आप चलेगी। सैलरी इक्वल टू सेल्फ डॉट सैलरी। अब देखिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। एम्प्लॉय को हमने कहा नेम है अमित एंड सैलरी इज 25,000। अब आप देखो जिसका डिस्प्ले चलाओगे उसका डिस्प्ले चल जाएगा अपने आप, एस का चलाओगे एस के लिए, ई का चलाओगे ई के लिए। यू कैन चेक द आउटपुट। तो जो स्टूडेंट क्लास है उसकी सुपर क्लास है पर्सन, और जो डिस्प्ले सॉरी जो एम्प्लॉय क्लास है उसकी सुपर क्लास है आपकी पर्सन। तो यहाँ पे जो पर्सन है वो सुपर क्लास है, सुपर क्लास को इनहेरिट किया है सब क्लास ने। इसको हम लोग सुपर क्लास भी कह सकते हैं, बेस क्लास भी कह सकते हैं, या पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं, और नीचे वाली क्लासेस को हम लोग चाइल्ड क्लास या फिर डेराइव्ड क्लास या फिर सब क्लास कहते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म अभी मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा। इनहेरिटेंस की बात करें तो आप बेस क्लास बनाएंगे और ब्रैकेट में सिंपल बेस क्लास का नाम दे देंगे, और एडिशनल एट्रीब्यूट और मेथड डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखने का, एडिशनल। एक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में होता है बेटा मेथड ओवरलोडिंग, तो याद रखिएगा, ओवरलोडिंग का मतलब होता है एक ही क्लास में एक नेम से मल्टीपल फंक्शन बनाना। तो आप एक ही क्लास में एक नेम से मल्टीपल फंक्शंस नहीं बना सकते। यदि बनाओगे तो वो लास्ट वाले फंक्शन को ही हमेशा कंसीडर करेगा, ये बात याद रखिएगा। तो आप डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज का कॉन्सेप्ट यूज करके ओवरलोडिंग कर सकते हो, ठीक है ना। आप डिफॉल्ट वैल्यू दे दो तो जो पैरामीटर पास करोगे वो चलेगा, जो नहीं करोगे वो नहीं चलेगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा मल्टीपल सेम नेम से मल्टीपल फंक्शन पाइथन में आप डिफाइन नहीं कर सकते। ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे बनाएंगे। कोई भी एक टेस्टिंग के लिए क्लास ले लेते हैं हम, क्लास ए, सिंपल ए लिखा है मैंने। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने इसमें लिखा डेफिनेशन F1 प्रिंट ए, और फिर से फंक्शन F1 बना दो, इसमें भी सेल्फ पास कर दो, प्रिंट बी। अब आप ए का ऑब्जेक्ट बनाओ, ये बन गया, F1 को कॉल करो। ध्यान से देखना क्या हुआ, उसने बी प्रिंट करा, ए से कोई मतलब ही नहीं है उसे। सेकंड फंक्शन आपका बचेगा, पहला फंक्शन अपने आप खत्म हो जाए। तो सेम नेम से मल्टीपल फंक्शन नहीं बना सकते। अब ओवरलोडिंग करोगे ऐसे, पैरामीटर पास कर देना बेटा डिफॉल्ट वैल्यू के साथ। अब आप इसको ऐसे चलाओगे तो भी चलेगा, ऐसे चलाओगे तो भी चलेगा, ऐसे लिख दोगे तो भी वर्क करेगा, है ना। पहले केस में एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 लेगा, थर्ड केस में आपकी एक्स की वैल्यू 45 लेगा, वाई और जेड को 0 लेगा, और नेक्स्ट केस में एक्स की वैल्यू 23, वाई की वैल्यू 678 और जेड की वैल्यू 0।
तो ये फंक्शन में ऑलरेडी आपको बताया गया था, तो वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे काम करेगा। तो डिफॉल्ट पैरामीटर आप लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग में, याद रखिएगा ये बात। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस नाम से फंक्शन आपने सुपर क्लास में बनाया है, तो बना लेते हैं, आपके हाथ चेक करते हैं। एक फंक्शन बनाइए f1, इसमें लिख दो f1 इन a। अब बनाइए क्लास b जिसने इनहेरिट किया है a को, ये बात मत भूलना b ने a को इनहेरिट किया है। इसमें एक फंक्शन बनाओ f2, प्रिंट f2 इन b। अब इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। b ने a को इनहेरिट किया है, तो b के पास f1 भी है बेटा, तो b का ऑब्जेक्ट बनाओ जरा। b डॉट f1 लिखो, b डॉट f2 लिखो, दोनों चल गए, देखो कोई एरर नहीं, हियर इट इज। ठीक है ना। अब क्या करें कि इस जो ऊपर f1 है इसका नाम भी f1 रख दो। तो अब f2 मेरे पास नहीं है, तो देखो f1 कौन सा चला, f1 चला, सॉरी f2 किसका चला, b का। f1 है ये अब एग्जैक्टली, क्यों, क्योंकि एक फंक्शन ये हुआ, एक फंक्शन ये हुआ, और अभी मैंने बताया था सेम क्लास में मल्टीपल फंक्शन होंगे तो कौन सा वर्क करेगा, जो आपने लास्ट में डिफाइन किया। तो लास्ट में ये डिफाइन किया तो ये चलेगा। तो जिस नाम से आपने फंक्शन सुपर क्लास में बनाया, यदि उसी नाम से आप फंक्शन सब क्लास में बना दें, तो दैट इज नोन एज ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग। ओके। पॉलीमॉर्फिज्म भी हम इसी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखो एक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, हमने एक क्लास ली एनिमल, इसमें हम लिख दिया फंक्शन लिया स्पीक, एनिमल स्पीक्स। फिर डॉग लिया, उसमें एनिमल को हमने इनहेरिट कर लिया, इसमें भी फंक्शन स्पीक बना दिया, तो पहले वाला फंक्शन आपका खत्म हो गया ऑब्वियस है, डॉग बार्क्स। फिर कैट, अब आपने कहा एनिमल्स इक्वल टू डॉग कैट, हमने दो एनिमल ले लिए बेटा। अब पहले वाले एनिमल को चलाओगे तो क्या चलेगा आपका, स्पीक चलेगा। ठीक है ना, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर के लिए दो ऑब्जेक्ट हो गए ना आपके, तो पहले वाला चलाओगे तो पहले वाला चलेगा, दूसरे वाला चलाओगे दूसरे वाला चलेगा। वो है कॉन्सेप्ट, जिसका ऑब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड वो वर्किंग परफॉर्म होगी। ये मल्टीपल इनिशियलाइजेशन है, हमेशा एक डॉग का ऑब्जेक्ट ले लिया, एक कैट का, लिस्ट में ले लिया हमने, और लिस्ट में हमने क्या चला लिया, फिर आपका ये लूप चला दिया। अब एनिमल डॉट स्पीक पहले वाला डॉग का चलेगा, दूसरे वाला कैट का। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि अभी हम फंक्शन को डिफाइन नहीं करेंगे, है ना। तो पाइथन में एक चीज याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्शन पॉसिबल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एब्स्ट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन आप एब्स्ट्रैक्शन ना ऐसे डायरेक्ट नहीं दे सकते। An abstract class is a class that cannot be instantiated on its own. अपने आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। Typically contains one or more abstract methods which are methods declared but not implemented, यानी फंक्शन बस हम डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे। डिफाइन करेंगे उसे सब क्लास। तो आप यदि एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, फ्रॉम एबीसी एंड इट्स मैंडेटरी, यही सिंटैक्स है बेटा इसका, फ्रॉम एबीसी। एबीसी तो आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, ये लाइब्रेरी एब्स्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इसे एबीसी नाम दिया है इन्होंने। इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है ना। और क्लास आप जब शेप बनाएंगे तो उसमें आप सेल्फ की जगह ये एबीसी पास करेंगे, तो तब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे। एबीसी यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो क्लास शेप में यदि आपने एबीसी पास किया, अब ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब आप सिंपल @एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा के इसको डिफाइन कर लीजिएगा। तो इसमें बस पास लिखना है आपको, कोडिंग कुछ नहीं करनी। जब भी कोई इसको नई क्लास नीचे बनाएगी तो उसको ओवरराइड करेगी कंपलसरी। नाउ एक्सेप्शन हैंडलिंग, दिस इज डिफरेंट टॉपिक। ऊप्स का जो कॉन्सेप्ट है इतना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स मैंने आपको प्रॉपर्ली बताए। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग देखो, पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, यही एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आएगा कि एग्जैक्टली है क्या। इतने में टाइप कर रहा हूँ तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें दो तरीके की मिस्टेक होती है। एक मिस्टेक तो होती है आपकी सिंटैक्स एरर, तो आपको कंपाइलर बता देता है भाई आपने ये गलती कर दी है ना। और एक होती है आपकी लॉजिकल एरर, तो वो एक्सपीरियंस से ही होता है, जितने ज्यादा प्रोग्राम बनाओ वो एक्सपीरियंस से ही होता है। एक बेटा रन टाइम पे एरर आती है, ये आएंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, और ये नहीं आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है,
गारंटी तो कुछ ना कुछ होगी। एग्जाम्पल ये रहा बेटा, एक वैल्यू यूजर से इनपुट कराऊंगा, उसका डबल करूंगा, प्रिंट करूंगा। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। प्रोग्राम को रन करो, एंटर नंबर 10, आंसर आ गया 20, डबल हो गई वैल्यू, कोई इशू नहीं है। प्रोग्राम में कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, कोई लॉजिकल एरर नहीं है, मुझे डबल ही करना था, डबल हो रहा है ना। अब जरा इस प्रोग्राम को फिर से रन करना, वैल्यू डालो 10, TN, कहता है जी ये क्या हो गया, प्रोग्राम आपका देखो रेड मैसेज देकर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब आप यूजर को कैसे फोर्स कर लोगे, वो न्यूमेरिक ही डालेगा, उसने कुछ भी डाल सकता है वो तो। इस पे तो आपको इफ कंडीशन भी नहीं लगा सकती, ये तो इनपुट होते समय, इनपुट होने के बाद आपका जो है कन्वर्ट हो रहा है, और ये ABC को कन्वर्ट नहीं कर सकता, TEN को 10 में कन्वर्ट नहीं कर सकता, तो प्रोग्राम क्या हो गया आपका, टर्मिनेट हो गया। और जब टर्मिनेट हुआ तो उसने एक मैसेज दिया है, वैल्यू एरर। ये जो रन टाइम पे एरर आई है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इन्हीं को हम लोग हैंडल कर सकते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके लिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप अपने प्रोग्राम में ये देखिए कौन कौन से स्टेटमेंट है जिनमें एरर आने के चांस है। इसमें नो, यहां हाँ, हो सकता है वो स्ट्रिंग जो है वो नंबर में कन्वर्ट ना हो सके, उसके बाद ही मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद ही डिस्प्ले होगा, तो आप इसे एक ब्लॉक में बंद करो, दैट ब्लॉक इज नोन एज ट्राई ब्लॉक। ये आ गया मेरा ब्लॉक। फिर जहां इस ब्लॉक को खत्म करोगे वहां लिखोगे एक्सेप्ट, और वहां लोगे एक्शन, एंटर नंबर्स ओनली। इस ब्लॉक के भी बाहर आ जाओ, एक मैंने लिखा है थैंक्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा, आपने प्रोग्राम को रन किया, सबसे पहले आपका ये मैसेज आएगा, एंटर इन नंबर। यूजर ने एक नंबर डाला, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, यदि वो नंबर नंबर है दैट मींस वो नंबर में कन्वर्ट हो सकता है, तो इस स्टेटमेंट से वो नंबर में कन्वर्ट हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, प्रिंट हो गया, और फिर प्रिंट होगा थैंक्स। एक्सेप्ट से कोई मतलब आपका नहीं है। लेकिन यदि वो नंबर कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो अभी देखो आपने प्रोग्राम में टर्मिनेट हुआ था, क्या एरर आ गई थी, वैल्यू एरर लिखा हुआ आया था, तो प्रोग्राम टर्मिनेट होने की कोशिश करेगा, तो ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो मैं उसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या करेगा, इसको इस ब्लॉक में ले आएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक में, और एक्सेप्ट ब्लॉक में लाके एग्जीक्यूट कराएगा एंटर नंबर्स ओनली, और फिर थैंक्स आपका चल जाएगा। यानी थैंक्स तो हर बार चलना है, लेकिन यदि प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट हो रहा होता तो नहीं चलता है ना। तो रन करके देखो, हमने न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 10, रिजल्ट आ गया। अब फिर से रन करो, तो इस बार ABC डाल दो, क्या मैसेज आया, एंटर नंबर्स ओनली। तो अब आपका प्रोग्राम पहले की तरह टर्मिनेट नहीं हो रहा जैसे अभी हो रहा था। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। यानी हमारे प्रोग्राम में रन टाइम पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन्हें हम लोग हैंडल करना चाहते हैं, और पाइथन इसके लिए हमें कीवर्ड प्रोवाइड करता है, ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई में वो कोड लिखेंगे जिनमें प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, और एक्सेप्ट में आप वो कोड लिखेंगे जो प्रॉब्लम आने पे चलाना है। ठीक है ना, प्रॉब्लम आएगी तो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं आई तो एल्स लगा सकते हो, दैट इज ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं है। एल्स कब चलेगा, यदि एरर नहीं आई तो, ये ध्यान रखना। 5 एरर नहीं आई तो देखो एल्स चला है, योर नंबर इज करेक्ट। अब एरर आएगी यहां पे, तो एल्स नहीं चला, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आप एल्स लगा सकते हैं, तो एक्सेप्ट के साथ एल्स भी लगाया जाता है। तो या तो एक्सेप्ट चलेगा या एल्स चलेगा, दोनों नहीं चलेंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, आप कहेंगे सर हमें कोई कोड ऐसा हमेशा चलाना है, कुछ भी हो, तो तब आप फाइनली लिख सकते हो इस सीक्वेंस में, प्रोग्राम सही चलेगा तो भी एग्जीक्यूट होगा, नहीं चलेगा तो भी एग्जीक्यूट होगा। देखो, मतलब सॉरी, एक्सेप्ट में आएगा तो भी और एल्स में आएगा तो भी। 45
देखो फाइनली चला है, समथिंग एल्स, फाइनली अभी भी चला है। तो हम लोग ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली इन कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स अलग अलग भी हो सकती है, तो आप प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली हैंडलिंग कर सकते हो। सी दिस, बहुत ध्यान से देखना। एक लिस्ट मैंने ली है और मैंने उस लिस्ट में से एक नंबर रीड किया उस इंडेक्स पे से जो यूजर ने इनपुट की थी, और फिर मैंने उसको प्रिंट कराया। जस्ट रिमूव ऑल द पॉइंट्स, नाउ रन इट, एंटर नंबर 4, आइटम आ गया 45, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स पे 45 है, तो लिस्ट में से हमने 4 इंडेक्स से डेटा रीड कर लिया। मैंने डाला 10, तो बेटा ये तो एंटर नंबर्स ओनली डिस्प्ले कर रहा है, एंटर नंबर्स ओनली, तो नंबर ही तो मैंने एंटर करा था। तो हुआ क्या, इसने लिस्ट में से वैल्यू रीड करने की कोशिश करी 10 इंडेक्स पे, और 10 इंडेक्स पे डेटा नहीं है। यदि ट्राई एक्सेप्ट नहीं लगा होता तो जरा एरर देखो कौन कौन सी आ रही है। नाम इनके याद कर लीजिएगा, तभी समझ में आएगा प्रोग्राम। सब कुछ सही, ये डाला तो आया वैल्यू एरर, और इंडेक्स एक्स्ट्रा हो गई तो आया है इंडेक्स एरर। तो अब मैं चाहता हूं कि अलग अलग एरर में अलग अलग एक्शन लिए जाए, तो तब आप लिखेंगे ट्राई एज इट इज ब्लॉक एक्सेप्ट, तो बेटा यहां लिखते ही है। एक्सेप्ट के आगे ना अब आप उस एरर का नाम लिखेंगे जिस एरर को आप हैंडल करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ हैंडल करना चाह रहा हूं वैल्यू एरर को। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, वैल्यू एरर में क्या मैसेज में दूंगा, एंटर नंबर ओनली। एक और एक्सेप्ट लगा दो, आप एक से ज्यादा एक्सेप्ट लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ लिखो इंडेक्स एरर, इंडेक्स एरर में मैं क्या करूंगा, एंटर वैल्यू लेंथ लेस देन, फिलहाल फिक्स वैल्यू लिख दो 3 एंड 3। अब इस प्रोग्राम को बेटा फिर से रन करो, देखो नंबर डाला, सब कुछ सही है, तो आइटम 89 आ गया। अब ना नंबर की जगह कुछ और डाल दो अल्फाबेट, तो इसने कहा एंटर नंबर्स ओनली, स्पेलिंग मिस्टेक है मामूली सी। अब इंडेक्स गलत डालो, हमने कहा 16, तो क्या मैसेज आया, एंटर वैल्यू लेस देन 6, एंटर नंबर्स ओनली, एंटर वैल्यू लेस देन 6। तो देखो एक्सेप्ट में या तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है या ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो आप एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी लगा सकते हैं, और एरर के हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं कि भाई ये एरर आए तो ये एक्शन लिया जाए, ये एरर आए तो ये एक्शन लिया जाए, तो ये भी बेनिफिट है। एल्स भी आप लगा सकते हैं, फाइनली भी आप लगा सकते हैं, ये भी आपका पॉसिबल है। तो दिस इज नोन एज ट्राई एक्सेप्ट, बहुत अच्छी फीचर है ये पाइथन में। हर चीज पे एरर आए ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। हमने आदमी से कहा एंटर एज, एन इक्वल टू एस, हमारे पास एज प्रॉपर है ना, हम प्रिंट करा सकते हैं इसे, और हम ये कंफर्म है बेटा यूजर ना नंबर ही डालेगा यहाँ पे। अब एज कोई 234 होती है किसी की, मैं तो नहीं चाहता एज 234 हो, मैं चाहता हूँ यदि यूजर एज 234 या कुछ और डाल रहा है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। अब प्रोग्राम क्यों टर्मिनेट होगा, यूजर ने तो नंबर डाला, नंबर में नंबर ही डाला है। तो ऐसे केस में आप एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं, रेज। पहले जरा यहां तक पहुंचे हम लोग, देखिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है, तो ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली आप यूज कर सकते हैं। प्रोग्रामेटिकली आपको अभी बताया है, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ट्राई ब्लॉक कब यूज करना है, एक्सेप्ट मल्टीपल हो सकते हैं, एल्स एंड फाइनली। ये ध्यान रखिएगा, नेस्टेड ट्राई भी लगा सकते हैं, लूप के अंदर लूप लग सकता है, इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन, तो ट्राई एक्सेप्ट के अंदर फिर से ट्राई एक्सेप्ट लग सकता है। रेज में क्या होता है, हम लोग ना अपनी एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं किसी भी टाइप की, मैं वही आपको बता रहा था। इफ n इज लेस देन 0, n मतलब एज, और n इज
100 साल से आदमी तो ज्यादा नहीं चाहिएगा। तो मैं चाहता हूं मैसेज ना हो, प्रोग्राम ही टर्मिनेट हो जाए, तो तब आप लिखेंगे रेज। अब रेज में ये तो बताना पड़ेगा किस टाइप की एरर है, तो जनरली हम एक्सेप्शन दे देते हैं और एक मैसेज भी डिस्प्ले करना चाहिए, इनवैलिड एज, वरना तो सब कुछ सही है ना, प्रिंट कर दो बस एज इक्वल टू एन। प्रिंट कब एग्जीक्यूट होगा, यदि इफ नहीं चला तो। ध्यान से देखना, एज डाली 45, सॉरी ए वेरिएबल व्हाट इज एग्जैक्टली ए, दिस इज एग्जैक्टली एन। देखो ये भी एरर आ गई, नेम एरर, तो आप इस पे भी ट्राई कैच लगा सकते हो। एंटर एज 45, परफेक्ट। अब आदमी पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसने डाल दिया 450, तो क्या आया, एक्सेप्शन इनवैलिड एज, मैसेज आ गया, है ना। तो ये मैसेज कहां से आया, ये हमने दिया है। तो आप भी एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं स्पेसिफिक कंडीशंस में, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए कीवर्ड होता है रेज, तो रेज कीवर्ड की हेल्प से हम एक्सेप्शन रेज कर सकते हैं। इन पाइथन वी कैन आल्सो रेज एन एक्सेप्शन एज पर रिक्वायरमेंट। और कोई भी एक्सेप्शन के साथ यूज कर लो बेटा, एक तो एक्सेप्शन होती है, एक टाइप एरर थी, नेम एरर थी, तो कोई भी एरर आप यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट अपने मैसेज के साथ। तो दिस इज द एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ऊप्स और एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो टॉपिक हैं उनको आप एक दो बार रिपीट करके इन्हें वीडियो को देखिएगा, तो ये कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर हो जाएंगे प्रोग्रामिंग के साथ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि जो पेपर है आपका वो 100% प्रोग्रामिंग पेपर है। ओके, थैंक यू बेटा।